हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे डिप्थीरिया के बारे में और ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। इंग्लिश में इसी लेक्चर को स्टडी करने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करें। वहाँ से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा या आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं और डिप्थीरिया इन इंग्लिश इसको सर्च कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक बचपन की एक्यूट संक्रामक बीमारी है जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक बैक्टीरिया के टोक्सिनोजेनिक स्ट्रेन के कारण होती है। डिप्थीरिया ज़्यादातर विशेष रूप से 1 से 5 साल तक के बच्चों को परेशान करता है, उनको होता है, बट कभी-कभी 15 साल के बच्चे तक भी डिप्थीरिया हो सकता है। पॉजिटिव एजेंट क्या है डिप्थीरिया का? डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के कारण ये होता है। ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और इसके 4 स्ट्रेन आइडेंटिफाई किए गए हैं: ग्रेविस, माइटिस, बेलफंती और इंटरमीडियस। और ये सभी मानव में या बच्चों में पैथोजेनिक है, रोगजनक है। यह फैलता कैसे है? संक्रमण केस या कैरियर दोनों से हो सकता है। और केस का मतलब रोगी। ये रोगी क्लिनिकल और सब क्लिनिकल दोनों हो सकते हैं। क्लिनिकल का मतलब जिसमें लक्षण आए हुए हों और सब क्लिनिकल मतलब जो बीमार तो है परंतु उसमें लक्षण नहीं है या बहुत ही हल्के हैं, जैसे माइल्ड केसेस में। और कैरियर वो होते हैं जो स्वयं सफ़र नहीं करते हैं इस बीमारी से, ये बीमारी उनको होती नहीं है, बट बैक्टीरिया उनमें होता है और उसको स्प्रेड कर सकते हैं, तो ये कैरियर होते हैं। और ये एक खतरनाक सिचुएशन है क्योंकि पता लगता नहीं है और वो इन्फेक्शन स्प्रेड करते फैलाते हुए जाते हैं। अगर हम कैरियर और केसेज इनका अनुपात देखें तो 5 यदि केसेज हैं तो 95 कैरियर हैं। तो कैरियर का एक बहुत बड़ा योगदान है डिप्थीरिया को स्प्रेड करने में। स्प्रेड होता कैसे है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो इसके 3 मोड ऑफ ट्रांसमिशन है: ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। रोग की शुरुआत से लेकर 14 से 28 दिन तक का जो समय है वो इसका इन्फेक्टिव पीरियड है। इसमें वो इन्फेक्शन फैला सकता है, लेकिन कैरियर या वाहक है तो उसमें ये जो संक्रामकता की स्थिति है, टाइम पीरियड है, वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही छोटा है और जिसका भी इंक्यूबेशन पीरियड, जिस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड छोटा होगा वो काफ़ी तेजी से स्प्रेड होगी। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 6 दिन का है, कभी-कभी लंबा हो सकता है, बट एवरेज यही आता है। लक्षण क्या होंगे? कैसे पता लगेगा डिप्थीरिया है? तो डिप्थीरिया नॉर्मली नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंक्स इनकी म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रभावित करता है। और लक्षणों में शुरुआत में गले में खराश या सोर थ्रोट हो सकता है, कोई चीज़ निगलने में कठिनाई हो सकती है, हल्का बुखार हो सकता है और गले में एरिथमा होता है। एरिथमा मतलब रेडनेस होगी, एक्जुडेट होगा और एक सूडो मेम्ब्रेन दिख सकती है। जैसे ये मेम्ब्रेन व्हाइटिश कलर की जो दिखती है वो इसमें दिखाई दे सकती है, ये सूडो मेम्ब्रेन होती है। और यह एक पैच के रूप में पीछे फेरिंग्स पर और टॉन्सिल पर एक पैच के रूप में छोटा सा हो सकता है, बट धीरे धीरे फैल कर ये पूरे टॉन्सिल को कवर कर सकता है। और कभी कभी हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट और इवन फेरिंग्स का जो पोस्टीरियर हिस्सा है वहां तक ये फैल सकती है। आरंभिक अवस्था में ये व्हाइट कलर की है और आसानी से इसको क्लीन किया जा सकता है, बट लेटर एडवांस स्टेज में ये जो मेम्ब्रेन है ये ब्लूइश कलर की हो सकती है, ग्रे और इवन ब्लैक भी हो सकती है और एडहियरेंट मतलब चिपक जाती है। और यदि इसको हटाने का प्रयास किया जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है। गंभीर बीमारी वाले रोगियों में लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है। सब मैंडिबुलर क्षेत्र यहाँ पर और गर्दन के एंटीरियर भाग में एडिमा हो सकता है। यह हृदय की मांसपेशियों को, लीवर, गुर्दे और एड्रिनल को भी नुकसान पहुंचाता है अगर सीरियस केस हो।
और कभी-कभी ब्लीडिंग हो सकती है। ईसीजी में ये पता लग सकता है क्योंकि अगर डिप्थीरिया है और ईसीजी में रिदम सही नहीं है हार्ट की, तो इसका मतलब वो बताएगा कि इस स्टेज में पहुंच चुका है डिप्थीरिया कि वो हार्ट को नुकसान पहुंचा रहा है। और आगे अगर स्टेज देखें तो और सीरियस कंडीशन हो सकती है जिसमें ये आईज को प्रभावित करता है, आवाज में चेंजेस आ सकते हैं, निगलने में कठिनाई होगी, हाथों और पैरों की मूवमेंट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसका जो ये टॉक्सिन और ये सारी प्रॉब्लम टॉक्सिन के कारण होती है। जो कोरोनी बैक्टीरियम है वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। वो टॉक्सिन नर्वस सिस्टम पर भी अटैक करता है और जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है, आंख की मांसपेशियां हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है और बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होने पर लकवा भी हो सकता है। कई बार गैर श्वसनीय डिप्थीरिया यानी नॉन रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया भी होता है और वो कहाँ हो सकता है? कंजक्टाइवा में, आइज के अंदर कंजक्टाइवा में हो सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में, या जो जेनेटेलिया है या त्वचा के घाव, वहां पर भी ये अटैक कर सकता है। त्वचा के घाव में अगर ये हो जाए तो अल्सर सब दिखेगा और वहां पर भी स्यूडो मेम्ब्रेन दिख सकती है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन कैसे होंगे? तो वैसे तो इसके जो लक्षण हैं ये टिपिकल हैं। लक्षणों से ही पता लग जाएगा कि डिप्थीरिया है। फिर भी कंफर्मेशन करने के लिए बैक्टीरियोलॉजिकल जांच करवा सकते हैं, नेजल या ओरल स्वाब उसको जांच के लिए भेज सकते हैं। और यदि क्यूटेनियस डिप्थीरिया है तो जो स्किन पर घाव है वहां से भी सैंपल भेज सकते हैं, उसकी जांच करवा सकते हैं, उससे भी कंफर्म हो जाएगा। इलाज क्या करवाएंगे? ये जो टॉक्सिन है, ये विष है, इसका मुकाबला करने के लिए एंटीटॉक्सिन दिया जा सकता है। एंटीटॉक्सिन भी एक इंजेक्शन होगा तो वो इसके प्रभाव को न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं जो टिश्यूज में मौजूद बैक्टीरिया को मारने के लिए सही रहता है, उसको मारता है। इसमें बेस्ट है पेनिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, क्योंकि ये स्प्रेड तेजी से होता है तो इसलिए कंट्रोल पर विशेष ध्यान रखते हैं। डिप्थीरिया का जो सबसे अच्छा नियंत्रण वो है अधिसूचना, नोटिफिकेशन। और जो रोगी है वो इन्फेक्टिव पीरियड के लिए उसका आइसोलेशन किया जाए। डिप्थीरिया के खिलाफ इम्यूनाइजेशन वैक्सीन है, वो दे सकते हैं। रूटीन इम्यूनाइजेशन में भी ये वैक्सीन शामिल है जो डीपीटी या पेंटावेलेंट के रूप में उनके साथ ये शामिल होता है, संयोजन के रूप में आता है। नियमित टीकाकरण के संबंध में स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए कि सब लोग 100% नियमित टीकाकरण हो, क्योंकि भारत में ये नियमित टीकाकरण जो राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची है, शेड्यूल है, उसके अंदर ये शामिल है, तो वो टीका लगने से रोग से बचा जा सकता है। इसके अलावा कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन जो ऑनगोइंग डिसइंफेक्शन है, रोगी के संपर्क में आने वाले सभी उपकरण और जो सिक्रीशंस हैं उनके संपर्क में आने वाले सभी उपकरणों को समय समय पर डिसइंफेक्ट किया जाए। और टर्मिनल डिसइंफेक्शन भी बहुत जरूरी है। जब रोगी बच्चा वहां से ठीक होकर डिस्चार्ज हो जाए तो पूरी यूनिट का फ्यूमिगेशन और सारे आर्टिकल्स का डिसइंफेक्शन होना चाहिए। इसी प्रकार जो कॉन्टैक्ट है, क्लोज कॉन्टैक्ट, परिवार के सदस्य, उन सब का कल्चर होना चाहिए। गले की जो स्वाब है उसका, नेजल स्वैब या थ्रोट स्वैब, और उनको 7 दिन तक निगरानी में रखना चाहिए ताकि अगर संक्रमण आ रहा है तो उनका पूरा इलाज हो। इसी प्रकार प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हैं जिसमें 7 से 10 दिन का कोर्स दिया जाता है। बच्चों के लिए 40 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे के लिए, और वयस्कों में 1 मिलीग्राम एक दिन के लिए दे सकते हैं पर डे के हिसाब से 7 दिन तक, 7 से 10 दिन। और जो भी जोखिम वाले एट रिस्क ग्रुप है उन भी को भी ये प्रोफाइलैक्सिस दिया जा सकता है। तो इस प्रकार हम प्रिवेंशन और कंट्रोल कर सकते हैं डिप्थीरिया की। तो ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नए आने वाले वीडियोस का। और अपने नोट्स बनाने के लिए mynursingstudents.blogspot.com इस ब्लॉगर को आप विजिट कर सकते हैं। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर भी, और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।